सुप्रभात विद्यार्थियों, साई राम। आज हम फिर अपने हिंदी व्याकरण को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले वाले कालांश में बच्चों हमने हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ा था। कारक के 8 प्रकार के बारे में हमें जानकारी है, जिसमें से हमने 4 प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक देखा था। तो आज हम इस कालांश में आगे के 4 प्रकारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, हमने पहले कारक देखा था। कारक शब्द का अर्थ क्या है? क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। जो शब्द किसी वाक्य में क्रिया का संबंध संज्ञा अथवा सर्वनाम से बताए उन्हें कारक कहते हैं। बच्चों, ये थी हमारी कारक की परिभाषा, जो इसके पहले हमने देख ली थी। अब हम आगे बढ़े। आगे हमने ये भी देखा था, कारक 8 प्रकार के होते हैं। वे अपनी विभक्तियों के साथ आते हैं, जिसमें से 8 प्रकार इस प्रकार हैं आपके सामने। कर्ता कारक ने, जो उनकी विभक्ति है। कर्म कारक को, करण कारक से, के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए, को। तो बच्चों, हमने संप्रदान कारक तक पढ़ा था विस्तार पूर्वक कि कैसे इनका प्रयोग करते हैं, कैसे इन्हें हम पहचानते हैं, इनकी परिभाषा। और आज आगे के हम 4 देखेंगे। वह कौन कौन से? अपादान कारक से, अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक में, पर। संबोधन कारक अरे, अजे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपादान कारक से। अपादान कारक बच्चों, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। अपादान, अपादान से ही पता चलता है अलग होने का बोध होता है। अलग, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं 2 वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, तब वहाँ अपादान कारक होता है। क्या? 2 वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, तो वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह हमारे सामने क्या है? से। देखिए, उदाहरण से सीखते हैं। राजीव बस से गिर पड़ा, पेड़ से पत्ते गिरे। राजीव क्या हुआ? बस से गिर पड़ा, मतलब वह बस से अलग हुआ। राजीव से पेड़ से पत्ते गिरे। राजीव बस से अलग हो रहा है, गिर पड़ रहा है। और दूसरे में पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ते अलग हो रहे हैं। तो इन वाक्यों में राजीव का बस से और पत्ते का पेड़ से अलग होना दिखाया है। इन वाक्यों में बस से और पेड़ से अपादान कारक है। इन शब्दों से पृथक होने का भाव प्रकट हो रहा है। पृथक होना का अर्थ होता है बच्चों, अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। आगे और एक उदाहरण देखते हैं। सभी विद्यार्थियों ने बस्ते से अपनी अपनी पुस्तक निकाली। सभी विद्यार्थियों ने क्या की? बस्ते से क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी पुस्तक निकाल रहे हैं। तो बस्ते से पुस्तक अलग हो रही है, तो बस्ते से क्या हो गया? अपना अपादान कारक हो गया। चूहा बिल से निकला। चूहा कहाँ से निकल रहा है? बिल से निकल रहा है, तो बिल से हमारा क्या हो गया? अपादान कारक। तो बच्चों, अपादान कारक मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत आसान है। हम आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि अलग होने का भाव प्रकट होता है। अब आगे देखें, संबंध कारक। संबंध, इसका जो शब्द है संबंध, इससे ही पता चलता है कि संबंध कारक हम कैसे पहचान सकते हैं। शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु या पदार्थ का दूसरी वस्तु या पदार्थ से संबंध का ज्ञान हो, वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की और रा, रे, री है। परिभाषा देख के ही हमें पता चल रहा है कि एक वस्तु या पदार्थ का दूसरी वस्तु या पदार्थ से संबंध का ज्ञान होता है। देखें उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण इस प्रकार है। यह राजीव का पेन है। यह सविता का घर है। यह राजीव का पेन है, यह सविता का घर है। राजीव का पेन से संबंध, सविता का घर से संबंध। ठीक है।
देखिए विस्तार पूर्वक। पहले वाक्य में राजीव का संबंध पेन के साथ और दूसरे वाक्य में सविता का संबंध घर से ज्ञात हो रहा है। अतः इन वाक्यों में राजीव का और सविता का ये शब्द संबंध कारक है। का परसर्ग की सहायता से यहाँ संबंध पेन तथा घर से जोड़ा गया है। बच्चों परसर्ग मतलब कारक ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे परसर्ग लिखा क्योंकि आपको पता चले। ठीक है, परसर्ग मतलब कारक होता है। तो यहाँ पे राजीव का और सविता का ये हमारा हो गया कौन सा कारक? संबंध कारक। आगे बढ़ते हैं आगे के कारकों की तरफ। अधिकरण कारक, ये तो और ही आसान है विद्यार्थियों। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो, आधार मतलब सपोर्ट लेना, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर है। विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। उदाहरण द्वारा देखें। पुस्तक मेज पर है। पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। पुस्तक को सपोर्ट कहाँ मिल रहा है? आधार कहाँ मिल रहा है? मेज से। कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है। कौवा कहाँ बैठा है? पेड़ के ऊपर। तो देखिए आगे, इन वाक्यों में मेज पर और पेड़ के ऊपर शब्दों द्वारा क्रिया के आधार का ज्ञान हो रहा है। सही बात है, क्रिया जो हो रही है उसका आधार सपोर्ट, उसका ज्ञान हो रहा है। अतः मेज पर और पेड़ के ऊपर हमारा क्या है? अधिकरण कारक है। तो इस प्रकार हमने अधिकरण कारक देखा। मेज पर और पेड़ के ऊपर, ये हमारा क्या हो गया? अधिकरण कारक। आगे देखें, संबोधन कारक। संबोधन कारक जिस संज्ञा शब्द से किसी को संबोधित किया जाए या किसी को पुकारा जाए। क्या किया जाए? संबोधित किया जाए या किसी को पुकारा जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? हे, अरे आदि। और इसमें देखें आप किसका चिन्ह लगा है? एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा है, जैसे विस्मयादिबोधक चिन्ह हम कहते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। इस कारक की विभक्तियां वाक्य के आरंभ में आती हैं। सबसे पहली बात, संबोधन कारक की खासियत कि इसकी जो विभक्ति है वह शुरुआत में आती है। इसके पहले वाले में आपने देखा होगा कारकों में सब विभक्ति चिन्ह कहाँ आ रहे हैं? बीच में आ रहे हैं, वाक्य के बीच में। लेकिन इस कारक का विभक्ति चिन्ह कहाँ आता है? वाक्य के शुरुआत में आता है। जैसे हे कृष्ण हम पर दया करना, अरे मित्र तुम कहाँ थे। यहाँ हे कृष्ण तथा अरे मित्र क्या है? संबोधन कारक है, संबोधित किया गया है। यहाँ कृष्ण और मित्र को पुकारा गया है। क्या किया गया है? कृष्ण और मित्र को पुकारा गया है। ध्यान रहे बच्चों, संबोधन कारक को छोड़कर से सभी कारकों की विभक्तियां वाक्य के बीच में आती हैं। तो संबोधन कारक हम आसानी से पहचान सकते हैं। क्यों? कैसे पहचान सकते हैं बच्चों? कि संबोधन कारक कभी भी क्या होता है? वाक्य के शुरुआत में ही आता है और अपनी विभक्ति चिन्ह के साथ। तो इसीलिए आपको यहाँ बताया गया है कि ध्यान रखना है, संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों की विभक्तियाँ वाक्य के बीच में आती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। आगे हम देखते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है। आप हमेशा इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो। क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, कर्ता से अधिकरण तक सभी कारकों के विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, जबकि संबोधन कारक के चिन्ह हे, अरे आदि शब्दों से पूर्व लगाए जाते हैं। ये हमने देखा, तो इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और एक में आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, पहचान नहीं पाते हो, वो क्या है?
करण कारक और अपादान कारक। देखो बच्चों, करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी क्या है, से और के द्वारा, और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, वो भी से है। अब आपको ध्यान देना है कि करण कारक किस प्रकार पहचान सकेंगे और अपादान कारक किस प्रकार पहचान सकेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, केवल थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, करण कारक का चिन्ह से द्वारा से है। यहाँ से द्वारा का साधन के अर्थ में प्रयोग किया गया है। किसके रूप में, साधन के अर्थ में। अब जैसे मैंने इसके पहले जब हमने करण कारक पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था ना, माँ चाकू से फल काटती है, तो चाकू से साधन है, क्या है, चाकू से फल काट रही है, किसी साधन का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ क्या बताया गया है, साधन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो, आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए, आसानी से पहचानने के लिए मैंने यहाँ 2 उदाहरण दिया है, जिससे आप करण कारक और अपादान कारक को आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, बच्चे गेंद से खेलते हैं। बच्चे किससे खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। मैं पेन से लिखता हूँ, तो ये हुआ हमारा करण कारक, पेन की सहायता से मैं लिख रहा हूँ। और अपादान में क्या होता है, अलग होना ना। और करण कारक में क्या है, बच्चे गेंद से लिख रहे, गेंद की सहायता से वो लिख रहे हैं, अलग नहीं हो रहे हैं। और मैं पेन से लिख रहा हूँ, और मैं पेन के द्वारा लिख रहा हूँ, मैंने उस चीज़ से मैं लिख रहा हूँ। लेकिन अपादान कारक में क्या होता है, वो अलग हो जाता है। जैसे देखो, अपादान का विभक्ति चिन्ह से अलग होने के अर्थ में प्रयोग में आता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखो बच्चों, आसानी से आ गया ना समझ में, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। वह घर से अभी आया है। घर से अभी मतलब वह घर से अलग हो गया है, घर से वह अभी आया है। तो अब आपको समझ में आया कि करण कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन उसे पहचानना कैसे है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये करण कारक है और ये अपादान कारक है। करण कारक मतलब उसी चीज़ के द्वारा कार्य किया जाता है, साधन के द्वारा। और अपादान कारक का अर्थ होता है कि उससे हम अलग हो जाते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, घर से, वह घर से अभी आया, तो वह अलग हो गया, तो ये हो गया हमारा अपादान कारक। तो बच्चों, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, करण कारक और अपादान कारक में आपको इसका अंतर समझ में आ गया होगा। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब ये आपके परीक्षा का समय है। ठीक है, आपके सामने 5 वाक्य मैंने दिए हैं। अब उसमें से मैं आंसर तो बताऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी बोलना है कि क्या आंसर है। ठीक है, पहला, जैसे मैंने लिखा है, कारक पहचान कर उनके नाम लिखो, ऐसा आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहला जैसे पूछा है, रात में तारे चमकते हैं। क्या है, रात में तारे चमकते हैं। कौन सा कारक आएगा, यह है हमारा अधिकरण कारक। ठीक है, दूसरा है, मेरी बेटी का नाम सीमा है। मेरी बेटी का नाम सीमा है, का कौन सा कारक होगा, मेरी बेटी का नाम सीमा है, बेटी का संबंध बता रहे हैं, तो क्या होगा, संबंध कारक। और तीसरा, वह स्कूल से घर आया। वह स्कूल से कहाँ आया, घर आया, अलग हो गया, तो अपादान कारक हो गया। राजेश ने हरीश को रुपए दिए। अब ये बताओ, ये इसके पहले वाले कालांश में पढ़ा था, कारक वो कारक में से है। राजेश ने हरीश को रुपए दिए। क्या कर रहे हैं, रुपए देने का कार्य कर रहे हैं, तो कार्य देने का हो रहा है, तो कौन सा कारक हो गया यहाँ पे, संप्रदान कारक। और लास्ट वाला आसानी से पहचान सकते हो, वाह क्या बात है, संबोधन कारक। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इस कालांश में हमने हमारे कारक के बाकी के जो भाग थे 8 में से 4, उसे हमने देखा। तो आज हमारा कारक के 8 प्रकार यहाँ पे हम समाप्त करते हैं।
आज के लिए मेरे हिसाब से बच्चों इतना ही। चलिए अगले कालांश में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।